नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की, हमने अंदर बात की थी और वोल्टेज के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से हमारा सर्किट बनता है, किस तरह से उसके अंदर जो होती हैं चीजें होती है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है और हमारा स्विच होता है, वो सब हमने देखा था बच्चों। और हमने ओम्स लॉ के बारे में हमने क्या देखा था कि हमने एक एक्टिविटी की मदद से देखा था कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। कि अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेरे पास क्या होगा, वो मेरा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि अगर मैं वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा रहा हूं, तो मेरा करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था पहले लेक्चर के अंदर जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी। ठीक है, the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current। तो यार ये हमने देखा था कि भाई जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। ये हमने देखा। प्रोवाइडेड ए टेम्परेचर रिमेन द सेम, और इसके अंदर बच्चों हम हमारे टेम्परेचर को हम सेम मान रहे हैं। एक टाइम के अंदर हम सर्किट के अंदर क्या मान रहे हैं कि जो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। और यही बच्चों क्या है, हमारा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ हमारा बेसिकली क्या है कि ओम्स लॉ हमें बताता है कि भाई जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। और जो हमारा अगर ये मेरे प्रोपोर्शनल होगा मेरे करंट के, तो मेरा क्या होगा, मेरा V बाय I रेशो, मेरा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट का रेशो जो होगा वो मेरा कांस्टेंट आएगा। और उसी कांस्टेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ओम्स लॉ बेसिकली क्या हो गया, हमारा ओम्स लॉ बनकर आ गया है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेटेलिक वायर। या कोई भी हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, कोई मेरे पास बल्ब है, कोई दूसरा मेरे पास कोई भी अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, अलग अलग हमारा रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है। और अगर मेरा रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो मेरा करंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास सर्किट, अगर मैं तुमको बोल दूं कि मेरे पास ये सर्किट है, इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इस तरह से मैंने इसके अंदर एक बैटरी भी लगा दी है, मान लेते हैं इस तरह से। तो यार अगर मैं ये वाले जो रेजिस्टेंस को, ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है मेरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कि अगर मैं कोई मेटलिक कंडक्टर ले रहा हूं, कोई मैं बल्ब यूज कर रहा हूं, या कोई मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, तो उन सब के लिए बच्चों हमारा अलग अलग क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा करंट भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि भाई ये रिलेशन हमने देखा था, जहां पर बच्चों हमारा R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। तो हमने मेटेलिक वायर के अंदर हम बात कर रहे थे कि भाई उसका रेजिस्टेंस हम निकाल रहे थे अलग अलग वोल्टेज यूज करके। वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों हमारा होता है, ये क्या करना चाहता है, ये हमारे फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ये मतलब हमारे चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता है। कि अगर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अगर कोई रेजिस्टेंस है बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, मेरे पास अगर मैं इसको बोल देता हूं कि मेरा ये R1 मैं मान लेता हूं, और मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस मान लेता हूं कि मेरे पास ये क्या है, 100 R1 मैं इसको मान रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या है, इसके अंदर ये मेरा R1 है और ये मेरा 100 R1 है, मतलब ये मेरा 100 टाइम्स मेरे इस रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो मेरा क्या होगा, इस केस के अंदर मेरा क्या होगा, मेरा करंट जो मुझे पता है कि अगर मैं दोनों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेम वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा वोल्टेज हो जाएगा मेरा सेम। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा RI मेरा बराबर हो जाएगा, मतलब RI मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा R1 I1 में इसको बोल सकता हूं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा 100 R1 I2 के बराबर। तो मुझको यहां से देखने को मिल रहा है कि मेरा जो करंट आएगा वो मेरे I1 डिवाइडेड बाय 100 के बीच में आएगा। ठीक है, तो मेरा करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं तो मेरा करंट चेंज हो जाएगा, अगर मैं वोल्टेज को, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रख रहा हूं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बेसिकली वो फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या करता है, रोकता है। वही अगर मेरा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हमारा करंट कम होगा।
जैसे कि बच्चों हमारा मेटेलिक वायर होता है, हमारा वो कंडक्टर होता है, उसके अंदर से आसानी से क्या होता है, हमारे फ्लो ऑफ चार्ज हो जाते हैं, उसके अंदर हमको इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। पर हमारा जो इंसुलेटर है, जैसे कि बच्चों मेरे पास वुड है, प्लास्टिक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, और उस केसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को हम नहीं देख पाते अगर हम उसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर हम लगा रहे हैं तो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लास्टिक के अंदर, वुड के अंदर, रबर के अंदर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। इट ऐसा यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस को बच्चों हम किससे, हम ऐसा यूनिट हमारी होती है इसकी ओम, ये हमेशा याद रखना। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी ओम लॉ से हमको क्या देखने को मिला कि भाई रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली हमारे वोल्टेज और हमारे करंट का क्या है, रेशो है। ठीक है, ये हमारा बच्चों है ओम्स लॉ। कह रहे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। कह रहे कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, मान लेता हूं ये मेरे पास कंडक्टर है, मेटेलिक वायर में मान लेता हूं, या कोई भी मैं अप्लायंसेस मान लेता हूं, कि कह रहे कि अगर मेरा क्या है इन दोनों के बीच में, अगर मैं ये बोल देता हूं कि मेरा ये सर्किट में मान लेता हूं इस तरह से, और इसको मैं बोल देता हूं ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स में बोल देता हूं, और ये मैं इसको बोल देता हूं ये मेरा वाई पॉइंट है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि अगर मेरा क्या है, एक्स और वाई के बीच में मेरा 1 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, मेरा फ्लो करंट अगर मेरा हो रहा है 1 एम्पियर का मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, और मेरे को 1 वोल्टेज, मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कहूंगा कि भाई मेरा वो क्या है, उस केस के अंदर मेरे पास इस कंडक्टर के अंदर मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम के बराबर आ जाएगा। कि V इक्वल्स टू आई आर हम करेंगे, वोल्टेज हमारे पास है कितनी, वोल्टेज हमारे पास है बच्चों 1 वोल्ट हमको बोला गया है, और करंट हमको बोला गया है 1 एम्पियर। तो हमारा यहां से आर क्या आ जाएगा, आर भी हमारा आ जाएगा 1 ओम के बराबर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट बच्चों याद रखना कि भाई रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट होती है ओम, उसको हम ओम के अंदर मेजर करते हैं। वोल्ट को बच्चों मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। It is obvious from the equation that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance। तो हमको यहां से देखने को मिलता है कि भाई मेरा V इक्वल्स टू आई आर के मेरे बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो I है, मेरा जो I है क्या है, यहां पर मैं देख को बता सकता हूं कि मेरा I क्या है, मेरा करंट क्या है, मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे रेजिस्टेंस के। मैं अगर इसको मैं लिख दूं इस तरह से कि मेरा R क्या हो जाएगा, R मेरा हो जाएगा V बाय I, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे करंट के। कि अगर मेरा करंट ज्यादा होगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, अगर मेरा करंट कम होगा तो मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कह रहे कि इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जैसे हमने देखा है कि भाई मेरा क्या कर रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस को कर रहा हूं मैं डबल, और वोल्टेज को मैं रख रहा हूं सेम। कि अगर मेरे पास एक सर्किट है कि मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि V I इक्वल टू आई आर है, मेरा वोल्टेज मेरा सेम ही है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास करंट मैं बोल देता हूं I1 R1 मेरे पास करंट है, वोल्टेज हमारा दोनों के लिए सेम है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा ये हो जाएगा I2 R2 के बराबर ये हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज सेम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, अगर मेरे पास दूसरा सर्किट है जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, मतलब मेरा R1 क्या, मेरा R2 क्या हो जाएगा, मेरा 2 R1 के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा I1 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू I2, और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मेरा R1 बाय R2 का जो रेशो है वो मेरा हाफ हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा I1 भी क्या हो जाएगा, मेरा I2 क्या हो जाएगा, I1 के हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों रेजिस्टेंस और हमारा क्या होता है, करंट हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर मैं करंट को रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो मेरा करंट ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, जैसे कि हम वाटर करंट की हम बात करेंगे कि यार मुझे पता है कि अगर मेरे पास क्या होगा, एक छोटा सा मेरे पास ट्यूब होगा, तो इसके अंदर से जो वाटर फ्लो होगा इसके कंपैरिजन के अंदर, अगर मेरे पास एक लार्ज ट्यूब है तो इस कंपैरिजन के अंदर इसके अंदर जो मेरा वाटर फ्लो होगा वो कम होगा, जो वाटर करंट होगा वो कम होगा इस केस इसके अंदर, क्योंकि इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, तो इसका क्या होगा, मेरा वॉल्यूम भी इसके अंदर कम फ्लो करेगा। तो इस तरह से भी तुम इसको कंपेयर कर सकते हो हमारे इस तरह से।
In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in the electric circuit. तो भाई बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि हम जो यूज करते हैं हमारे घरों के अंदर, तो उनके लिए बच्चों हमको अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट हमको प्रोड्यूस करना होता है, अलग अलग करंट हमको चाहिए रहता है अपने अपने हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है तो उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है। A component used to regulate current without changing the voltage is called the variable resistance. तो जो हमारा प्यास, हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट भी हम बोलते हैं, वो हमारा क्या करता है, वो हमारे करंट को रेगुलेट करता है, मतलब करंट को, उसके फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि अगर हमको करंट चाहिए ज्यादा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, और उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और उसे हम रियोस्टेट भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, जिसका हमने साइन देखा था कि भाई मेरा जो साइन होता है मेरा रियोस्टेट का, ये मेरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम खुद के हिसाब से, खुद की कन्वीनियंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि भाई हमको कितना करंट चाहिए उसके हिसाब से। In electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in this circuit. We will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of the following activity. तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, कि भाई हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टर के हम रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, उसके मटेरियल पे, उसके लेंथ पे, किस तरह से वो डिपेंड करता है। ये एक्टिविटी की मदद से हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 11.2 हम देखते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि टेक अ नाइक्रोम वायर, कह रहा है कि एक नाइक्रोम वायर लीजिए, अ टॉर्च बल्ब लीजिए, अ 100 वोल्ट बल्ब लीजिए। एंड एमीटर हमको लेने की जो, मतलब हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको नाइक्रोम वायर चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिए, और एक 100 वोल्ट का बल्ब चाहिए, और एक हमको चाहिए एमीटर, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे करंट को हम मेजर करेंगे हमारे सर्किट के अंदर, और एक हमको चाहिए प्लग की चाहिए, मतलब स्विच हमको चाहिए, और कुछ कनेक्टिंग वायर हमको इसके अंदर चाहिए। ठीक है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये सब चीजें हमको चाहिए। Set up the circuit by connecting 4 dry cell of 1.5 volt in each series with the ammeter, leaving the gap XY in the circuit. तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या करना है, हमको 4 ड्राई सेल यूज करने हैं, जिसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका होगा वो होगा बच्चों हमारा 1.5, जिसका वोल्टेज होगा 1.5, और उसको हम क्या करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देंगे विद द एमीटर। एमीटर के अंदर भी इसको, जैसे ये सर्किट बच्चों हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है, ये एक्स वाई हमने क्या किया है, इस एक्स वाई के अंदर हम हमारा जो है नाइक्रोम वायर क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ये है हमारा बच्चों नाइक्रोम वायर, ये है बच्चों हमारा 100 वोल्ट बल्ब, और ये है बच्चों हमारा टॉर्च बल्ब। तो 3 चीजें हमारे पास है एक्स वाई के बीच के अंदर रखने के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं, नाइक्रोम वायर रख सकते हैं, कभी कभी एक 100 वॉट बल्ब का बल्ब दे सकते हैं, टॉर्च बल्ब दे सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे एमीटर की रीडिंग को मेजर करेंगे कि भाई हमारा अलग अलग चीजें यूज करके, अलग अलग रेजिस्टेंस यूज करके हमारा क्या क्या करंट आएगा, क्या क्या करंट हमारा प्रोड्यूस होगा, उसके हिसाब से। कि वोल्टेज को तो हम 4 बैटरी हम इसके अंदर 4 सेल हम यूज करें, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 1.5 वोल्ट। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइक्रोम वायर का हम यूज करेंगे। उस सर्किट को हमने जो देखा, जो कि ओपन सर्किट था एक्स और वाई के बीच में, हम नाइक्रोम वायर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द गैप एक्स वाई। प्लग द की, हम स्विच को ऑन करेंगे, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, और फिर हम एमीटर रीडिंग हम देखेंगे कि भाई हमारा सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। एमीटर हमको ये बताता है। टेक आउट द की फ्रॉम द plug. Not always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. तो हमको क्या करना है, फिर हमको स्विच ऑफ कर देना है, और फिर क्या करना है, हमको पहले तो हमको क्या करना है, हमको पहले करंट हमको मेजर करना है एमीटर की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, मेजर करने के बाद हम उस, मतलब जो हमारा एक्स वाई जो पॉइंट है, उसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे से। उसको हम क्या करेंगे, दूसरे से चेंज करेंगे। जैसे नाइक्रोम वायर को मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा मैं टॉर्च बल्ब से। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एमीटर की रीडिंग लूंगा, मतलब मेरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है मैं उसको मेजर कर रहा हूं अलग अलग मेरे इंस्ट्रूमेंट यूज करके। पहले तो मैं नाइक्रोम वायर यूज कर रहा हूं, फिर मैं टॉर्च बल्ब यूज कर रहा हूं, और फिर मैं अलग अलग चीजें भी मैं यूज कर सकता हूं। इन द सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ठीक है, नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 100 वोल्ट बल्ब। तो भाई हमने नाइक्रोम वायर यूज किया, फिर टॉर्च बल्ब यूज किया, फिर हम यूज कर रहे हैं 10 वोल्ट का बल्ब हम यूज कर रहे हैं एक्स वाई गैप के अंदर।
ठीक है, और फिर इससे हम क्या करेंगे, हमारे एमीटर की रीडिंग हम मेजर करेंगे। Are the emitter reading different from the different component of the connected in the gap XY? तो क्या हमको क्या बच्चों, हमारी जो एमिटर की जो रीडिंग होगी, जो हमारी करंट की जो रीडिंग होगी, अलग अलग मटेरियल जो हमने यूज किया, क्या क्या वो हमारी अलग अलग होगी? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अलग अलग होगी, क्योंकि हमको क्या पता है कि भाई मेरा वोल्टेज जो होता है, ओम्स लॉ में क्या बताया, तो वोल्टेज हमारा होता है V = IR के बराबर होता है। वोल्टेज तो हम सेम रख रहे हैं, पर हमारा रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि भाई अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जैसे नाइक्रोम वायर के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, हमारा टॉर्च बल्ब के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, 100 वोल्ट बल्ब के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। You may repeat this activity by keeping any material component in the gap. तो भाई तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने 3 मटेरियल हमने यूज किए थे, नाइक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब, 100 वोल्ट बल्ब, तो तुम कोई भी और चीजें, कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस तुम यूज कर सकते हो और उससे एमीटर की रीडिंग तुम मेजर कर सकते हो। Observe the emitter reading. In each case, analyze the observation. In this activity, we observe that the current is different from different components. तो यह हमको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो एमीटर की जो रीडिंग है, जो हमारी करंट की जो रीडिंग आ रही है, अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए वो अलग अलग आएगी। जो हमारा करंट होगा सर्किट के लिए अलग अलग हमारा रहेगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। कह रहे कि वाई डू दे डिफर, सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन इजी पाथ। कह रहे कि कुछ कुछ जो चीजें होंगी, जैसे हमारा नाइक्रोम वायर है, उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जो हमारा टॉर्च बल्ब है, उसके अंदर रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। तो कुछ कुछ कंपोनेंट जो है बच्चों, कुछ कुछ मटेरियल क्या करेंगे, हमारे इजी पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को वो फ्लो करने देंगे। मतलब वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने दे रहे हैं। जो इजी तरीके से अगर वो फ्लो करने देंगे, वो उसको हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और हमको पता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कम है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। while the other resist the, तो बच्चों वो डिपेंड करेगा हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। We know the motion of the electron in electric circuit constitutes an electric current. तो ये तो हमको पता ही है कि भाई हमारा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। The electron, however, are not completely free to move with the conductor. ठीक है, पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों कंप्लीटली फ्री नहीं होते कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए। तो इसलिए बच्चों हमके अंदर उसको पोटेंशियल डिफरेंसेस के अंदर हमको डालना होता है। They are restrained by the attraction of the atom among which they are moved. तो बच्चों जो हमारा जो अट्रैक्शन होगा बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन का और एटम का, वो हमारा रहता है उसके बीच के अंदर। तो हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमारा वो कोई इलेक्ट्रिक फ्लो हमारा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे फ्लो नहीं करेंगे। Thus, motion of electron through a conductor is retarded by its resistance. तो हमारा जो मोशन होता है बच्चों, जो रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिटार्ड करता है। वो चाहता है, रेजिस्टेंस क्या चाहता है, हमारा रेजिस्टेंस चाहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव ना करे, हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे। A component of a given size that offer a low resistance is a good conductor. तो ऐसा कोई कंपोनेंट है बच्चों जिसके अंदर क्या कर रहा है, जो हमारा लो रेजिस्टेंस है उसके अंदर अगर मेरा रेजिस्टेंस लो होगा तो वो क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से वो फ्लो करने देगा, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने देगा। और उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बच्चों हमारा, जैसे कि हम यूज करते हैं हमारे घरों के अंदर कॉपर वायर यूज करते हैं, सिल्वर वायर यूज करते हैं, गोल्ड वायर यूज करते हैं। क्यों हम यूज करते हैं उन चीजों का, क्योंकि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उनके अंदर, उन मटेरियल्स के अंदर काफी ज्यादा कम होता है और इसलिए हम क्या कर पाते हैं, उनका यूज कर पाते हैं। हम क्यों यूज नहीं करते, हम प्लास्टिक का क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उन चीजों के अंदर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. ठीक है, जो बच्चों हमारे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसको हम रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। A component of identical size that offer a higher resistance is a poor conductor. ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई मटेरियल जो बच्चों क्या करता है, हमारा हाइयर रेजिस्टेंस परफॉर्म करता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने नहीं देता है, उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। कि भाई ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे हमारा हो गया रबर, प्लास्टिक, रोक, कोई भी अगर मेरा प्लास्टिक पेन जैसे तुम मान सकते हो उसको।
ठीक है, तो हमारा मटेरियल जिसके अंदर से अच्छी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो तो उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जो हमारे बिल्कुल भी ना परफॉर्म करे, जो एकदम काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस परफॉर्म करे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाइयर रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि भाई जो हमारे इंसुलेटर होते हैं जो होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस वो क्या करेंगे हमारे, वो ऑफर करेंगे, उसके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा होगा। ठीक है, जैसे हमने वो सर्किट हमने देखा था कि भाई एक्स वाई के बीच के अंदर हम नाइक्रोम वायर हम डाल रहे थे, हम बल्ब डाल रहे थे, 100 वोल्ट का बल्ब डाल रहे थे, तो हमारा तो उस केसेस के अंदर हमारा कम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। पर अगर मैं क्या डाल दूंगा, मैं वुड का पीस डाल दूंगा एक्स वाई के बीच के अंदर, वो सर्किट के बीच के अंदर मैं क्या करूंगा, क्या कर दूंगा, वुड का पीस डाल दूंगा, या मैं गिलास का मैं डाल दूंगा, या मैं मान लेता हूं मैं रॉक डाल दूंगा, तो मेरा क्या करेगा, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट वहां पर हमको फॉलो करने का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। कि जैसे कि बच्चों, जैसे कि तुमने अगर कभी पता होगा कि भाई हमको जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लगता है कि हम भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि भाई हम जो है पानी से बने हैं और हमको पता है कि भाई पानी से लिक्विड से क्या होता है, हमारा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों की फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कि भाई हमारा जो कंडक्टर होता है उसका कौन कौन सी चीजों पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है डिपेंड करता है, उसके साइज के, उसके लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक पतला सा वायर है बच्चों, इसके अंदर मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर मैं क्या करूंगा, मेरी लेंथ को मैं बड़ा कर दूंगा, इस तरह से मैंने लेंथ को बड़ा कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। और अगर मैं मेरी लेंथ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं बढ़ा रहा हूं तो उसके केस के अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके केस के अंदर हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल के ऊपर। ठीक है, उन चीजों के अंदर हम देखेंगे। यह है बच्चों हमारी एक्टिविटी 11.3 की मदद से हम इसको देखते हैं। कह रहे कि कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a cell, an emitter, a nichrome wire of the length L, say Mark 1 and plug key as shown in figure। तो भाई इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको सेल लेना है, एमिटर लेना है, नाइक्रोम वायर लेना है लेंथ L का, और हमको ठीक है, और प्लग की लेना है, स्विच लेना है, जैसे कि हमको ये फिगर के अंदर, ये सर्किट के अंदर हमको ये दिखाया गया है। ये है बच्चों मेरा एमीटर, ये है मेरा बच्चों स्विच या प्लग की तुम इसको बोल सकते हो, और ये पॉइंट क्या है बच्चों मेरा, ये जो 1 है इसके अंदर मैंने नाइक्रोम वायर, ये मेरा क्या है, ये हमको पहले ही बोला गया कि भाई नाइक्रोम वायर हमारा पहले इसके अंदर लगा हुआ है, इसका लेंथ बच्चों हमको दिया गया है। इसके अंदर बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तुमको ये चीजें हमको नोट करनी है कि भाई मेरा लेंथ L हमको दिया गया है और हमारा क्या है, हमारा नाइक्रोम वायर हमने उसके अंदर डाला हुआ। ठीक है, तो पहले के केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नाइक्रोम वायर हम डाल रहे हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड, तो किस तरह से डिपेंड करेगा इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर। तो क्या कह रहे हैं कि भाई नाइक्रोम वायर रखिए जिसका लेंथ L है, और क्या कीजिए, स्विच को ऑन कीजिए, मतलब हमारे पास जैसे ही हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि हमारे एमीटर की क्या कीजिए, रीडिंग को नोट कीजिए कि भाई हमारा सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये चेक कीजिए, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, हमने वो चेक कर लिया, मान लेते हैं। और फिर कह रहा है कि वो करने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको उस नाइक्रोम वायर को, जो लेंथ L का जो हमने नाइक्रोम वायर पहले हमने इसके अंदर डाला था, तुमको क्या करना है, तुमको इसके अंदर क्या करना है, फिर इसको रिप्लेस करना है एक अलग नाइक्रोम वायर से, जिसका क्या होगा, ठीक है, एक अलग नाइक्रोम वायर से तुमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय द अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस। कह रहे हैं कि सेम थिकनेस का तुम यूज कीजिए, पर इसके अंदर जैसे कि हमने पहले लिया था लेंथ L लिया था, इस केस के अंदर हमको क्या लेना पड़ेगा, लेंथ लेनी पड़ेगी हमको 2 है। ठीक है, इसको बच्चों इन्होंने मार्क किया हुआ है, 2 मार्क इन्होंने किया हुआ है, जैसे कि हम ये सर्किट के अंदर इसको हम देख सकते हैं कि भाई ये मेरे पास क्या है, भाई ये मेरा लेंथ L हो गया, तो ये क्या है बच्चों, मेरा जो 2 है बच्चों, ये क्या है, ये पहले इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तुमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि भाई मेरा एमीटर की रीडिंग क्या होगी जैसे ही तुम अपने स्विच को ऑन करोगे। तो भाई जैसे मेरा लेंथ L में हमने लिया, फिर हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, उसको ट्वाइस कर रहे हैं, फिर हम एमीटर की रीडिंग हम यूज करेंगे, तो हमारी उस केसेस के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग लेंथ हमको अलग अलग करंट हमको जो होगा वो देखने को मिलेगा।
नोट दी एमीटर रीडिंग। और कह रहा है कि भाई 2L का लेंथ यूज करके नाइक्रोम वायर का तुम क्या कीजिए, फिर से एमीटर की रीडिंग को नोट कीजिए और फिर क्या कीजिए, फिर से उसको रिप्लेस कीजिए। एमीटर की रीडिंग क्या करनी है, हमने पहले नाइक्रोम वायर यूज किया, फिर लेंथ 2L का यूज किया, फिर हम उसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, हम उसको रिप्लेस करके एक थिकर नाइक्रोम वायर उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, जिसका बच्चों सेम लेंथ तो होगा, लेंथ L होगा बच्चों, सेम लेंथ L होगा, पर हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको थिकर क्रॉस सेक्शनल एरिया से बना देंगे। ठीक है, अ थिकर वायर हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि पहले मेरा लेंथ था बच्चों, मेरा लेंथ L मैं इसको मान रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और लेंथ L ही है मेरा ये नाइक्रोम वायर का। ठीक है, थिकर वायर हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर, और फिर से हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे हमारे एमीटर को हम मेजर करेंगे कि भाई हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगेन नोट द करंट थ्रू द सर्किट। तो भाई हम इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेबल हमारे पास बन के आ जाएगी कि भाई हमारे ने ये वाला यूज किया, फिर हमारा करंट क्या आ रहा है। तो इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा भाई वो मेरा जो करंट है किस किस केसेस के अंदर ज्यादा आ रहा है, किस किस केसेस के अंदर कम आ रहा है। कि मेरा अगर मैं लेंथ को मैं ट्वाइस कर रहा हूं तो क्या मेरा करंट कम आ रहा है, ये सब हम करेंगे, खुद से ऑब्जर्व करेंगे। ये जब हम क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग हम इसको नोट कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर मार्क्ड फॉर। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, चौथे केस के अंदर हमको क्या बोल रहा है कि भाई क्या कीजिए, एक नाइक्रोम वायर को चेंज करके कॉपर वायर तुम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर्किट के अंदर। लेट द वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ द फर्स्ट नाइक्रोम वायर। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हमको क्या करना है, चौथे केस के अंदर हमको क्या करना है, मटेरियल को चेंज कर देना है। हमने नाइक्रोम वायर हमने पहले लिया था, हमको इसके अंदर क्या लेना है, इसके अंदर हमको क्या करना है, कॉपर वायर इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, सेम लेंथ का, सेम L का, और फिर से हमको क्या करना है, हमारे एमीटर की रीडिंग को मेजर करना है। तो 4 रीडिंग बच्चों हमारे पास आ जाएगी, हमारे एमीटर की 4 रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमको वैल्यू ऑफ द करंट भी हमको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल द केसेस। तो अगर हमको देखने को मिलेगा भाई जो हमारी जो करंट की जो वैल्यू होगी अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होगी। Does the current depend on the length of the conductor? तो भाई हम देखेंगे भाई जो हमारा जो है, जो मेरा क्या है, जो मेरा करंट का डिपेंड करता है हमारे कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मेरा जो करंट होता है क्या वो मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमसे बोल रहा है। उन सब चीजों से, ये हमारी जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है बच्चों हमारे जो एमीटर की, उनसे तुम ये इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। It is observed that the ammeter reading decrease to the 1/2 when the length of the wire is double. ये कह रहा है कि भाई ये एक्टिविटी क्या कह रही है कि अगर हम क्या करेंगे, हम लेंथ को क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी एमीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 1/2 से वो डिक्रीज हो जाएगी। कि अगर मेरे पास ये लेंथ L था, ठीक है, ये मेरे पास लेंथ L का मैं नाइक्रोम वायर मान रहा हूं, और इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि मेरा करंट I फ्लो हो रहा है। और ये कह रहा है कि अगर मैं क्या करूंगा, मैं इस लेंथ को मैं रिप्लेस करके, मैं नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करके मैं 2L लेंथ का मैं नाइक्रोम वायर इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये कह रहा है कि भाई हमको जो देखने को मिलेगा, हमारी एमीटर की रीडिंग जो हमको देखने को मिलेगी, वो हमारी रीडिंग देखने को मिलेगी 1I/2, वो हमारी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, कि मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो मेरा हाफ हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो लेंथ है बच्चों, मेरा क्या है, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे को यहां से देखने को मिल रहा है कि मेरा जो, जैसे कि इसके अंदर देखने को मिल रहा है भाई मेरा क्या है, मेरा रेजिस्टेंस मुझे पता है कि भाई मेरा V/IR की मेरा बराबर ये होता है, और मुझे पता है वोल्टेज हमारा सेम है, IR हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैं इसको मान लेता हूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं कि मैं रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूं, और मेरा क्या है, R जैसे मेरा बढ़ रहा है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, R मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। ठीक है, तो हमको देखने को मिला कि भाई रेजिस्टेंस के अंदर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं, तो मेरा करंट क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। कि मेरा रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 2L लेंथ के लिए मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। इसलिए मेरा क्या हो रहा है, करंट मेरा हाफ हो जा रहा है। यहां से तुम इसको रिलेट कर सकते हो, हमारे ओम्स लॉ से भी तुम इसको रिलेट कर सकते हो। द एमीटर रीडिंग, ठीक है, तो ये हमने क्या किया भाई, 2L लेंथ के केस के अंदर हमने देखा कि जो हमारी एमीटर की रीडिंग जो थी हाफ हो जा रही है। अब ये मत पूछने लग जाना कि भाई मेरी हाफ ये क्यों हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारे एमीटर का ये हमारा मेजरमेंट है जो हमने किया है। The emitter reading is increased when a thicker wire of the same material of the same length L is used in the circuit. कह रहे कि जो मेरी एमीटर की जो रीडिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी
मतलब मेरा करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं क्या करूंगा, मैं थिकर वायर में यूज करूंगा। तो मैं नाइक्रोम वायर का मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं एरिया में ट्वाइस कर दूंगा, थ्राइस कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा, मेरा आसानी से मेरा क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा और मेरे को देखने को मिलेगा कि भाई मेरी एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तुम इसको बच्चों किस तरह से मान सकते हो, तुम इसको वाटर करंट की तरह भी तुम इसको मान सकते हो कि भाई मुझे पता है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ट्यूब है बच्चों, इस तरह से मेरे पास ट्यूब है, इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है मुझे पता है, और पानी फ्लो हो रहा है तो मेरा मान लेते कि यहां से ये पानी निकल रहा है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा भाई, यहां से अगर मेरे पास ये मान लेता हूं मेरा ये एरिया ए है, और मैं क्या करूंगा, अब मैं एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, 2a कर रहा हूं। तो ऑब्वियस बात है भाई, ये तो हमको पता ही है कि अगर मेरा क्या होगा, मेरी ट्यूब की लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा, मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं बढ़ा दूंगा, तो यहां से मेरा क्या होगा, मेरा वाटर क्या होगा, ज्यादा जल्दी फ्लो होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लेंथ को मैं ट्वाइस कर दूंगा तो बच्चों मेरा क्या होगा, यहां पर मेरा ये कम फ्लो होगा, क्योंकि हमको यहां पर देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस ये शो करेगा, ठीक है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि भाई मेरा जो करंट है, जो मेरा रेजिस्टेंस है, वो मेरा क्या है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे रेजिस्टेंस को मेरे को बढ़ाना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं मेरी लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आर क्या है, मेरा वो प्रोपोर्शनल है मेरे लेंथ के। क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या तुम इसको समझ सकते हो बच्चों खुद से कि भाई मेरा क्या है, अगर मैं लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा वो हाफ हो जा रहा है तो मतलब मेरा रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, मेरा डबल हो रहा है। तो मतलब मैं लेंथ को अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक नाइक्रोम वायर है एल लेंथ की और मेरे पास एक दूसरी वायर है बच्चों 2l लेंथ की, तो अगर मैं इसका बोलूंगा R1 मैं बोल रहा हूं इसका रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा इसका रेजिस्टेंस मैं बोलूंगा 2R मैं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि भाई हमको एमीटर की रीडिंग जो हमको देखने को मिली थी वो हो गई थी क्या, वो हो गई थी, हाफ हो गई थी जब हमने वायर को किया था डबल, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा ट्वाइस और हमारा करंट हो जाएगा इसके अंदर हाफ हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये देखने को मिला। द एमीटर रीडिंग इन, मतलब ये हमने ये भी देखा कि भाई जो हम क्या करेंगे, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ाएंगे तो हमारी एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमारा करंट हमारा वहां पर फ्लो हो जाएगा और हमको करंट की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी। A change in emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. अब ये कह रहा है कि भाई जो हमने चौथा केस हमने देखा था कि हमने क्या किया था, नाइक्रोम वायर को जिसका लेंथ L था, हम उसको क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, हमारे कॉपर वायर से हम रिप्लेस कर रहे थे। तो हमको भी देखने को मिलेगा कि भाई मेरी जो एमीटर की रीडिंग होगी उस केस के अंदर भी हमारी अलग होगी, ठीक है। लेंथ L हमने यूज की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम यूज किया है, पर हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को हम दूसरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल को हम दूसरा यूज करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई उस केस के अंदर भी हमारा एमीटर की रीडिंग क्या होगी, अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारे मटेरियल के ऊपर भी, वो डिपेंड करता है कि अगर मैं कॉपर वायर यूज कर रहा हूं तो उसके लिए रेजिस्टेंस मेरा अलग होगा, अगर मैं सिल्वर वायर यूज कर रहा हूं तो उसके लिए अलग होगा, और अगर मैं गोल्ड वायर यूज कर रहा हूं तो उसके लिए अलग होगा। और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो किस तरह से डिपेंड करेगा इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है, ये बच्चों हम देखेंगे, ठीक है। On applying the Ohm's law, we observe that the resistance of a conductor depend on its length. भाई हमने अगर हम उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, हमारे ओम्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे, V = IR हम अप्लाई करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों हमारे कंडक्टर का, जो हमारा क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, फ्लो कर सकता है हमारे सर्किट से। तो कह रहे हैं कि ये मेरा क्या है होता है, ये डिपेंड करता है उसके लेंथ के ऊपर, डिपेंड करता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमने एक्टिविटी की मदद से हमने देखा था, और इसके ऊपर नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमने तीन चीज हमने ये ऑब्जर्व हमने किया कि भाई हमारा रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमको क्या पता है कि भाई लेंथ के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, कि मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे एल होगा, और मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस को अंदर मेरा क्या होगा, वो मेरा किस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं बच्चों तो मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया होगा। इस तरह की समय इस ऑब्जर्वेशन को मैं खुद से मैं बता सकता हूं आसानी से। और मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो आर होगा वो मेरे नेचर ऑफ द मटेरियल पे वो डिपेंड करेगा। Precise measurement have shown that the resistance of the uniform metallic conductor is directly proportional to the length। तो भाई हमारा क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रहेगा, और हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे एरिया के। अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
ये यहाँ से हम ये चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से बच्चों। तो हमको देखने को मिल गया कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आर हो जाएगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर मेरा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे एरिया के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं कंबाइन इक्वेशन में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा इसको आर मेरा क्या हो जाएगा, एल बाई ए के बराबर ये हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, ये मेरे को देखने को मिल रहा है भाई मेरा एल और ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मेरे जो कि क्या हो रहा है हमको मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेरे को हटाना है, इंट्रोड्यूस करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन मेरे को हटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए मैं लिख रहा हूं। और ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा जो रो है बच्चों में ये क्या लिख रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा मटेरियल की रेजिस्टिविटी है कि अलग अलग मटेरियल के अंदर मेरी अलग अलग रेजिस्टिविटी रहती है। ठीक है, तो बच्चों में इस तरह से मैं कंप्लीट में बोल सकता हूं कि मेरा आर क्या होता है, वो मेरा रो एल बाय ए के बराबर होता है, जो कि डिपेंड करेगा किस किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ये है मेरा बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो रो की वैल्यू होगी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है, ये सिल्वर के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने यहां से देखने को मिला। Where rho is the constant of proportionality is called the electrical resistivity। भाई रो जो होता है हमारा, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने वो हटाया है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कंडक्टर होते हैं मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा यूनिट बच्चों हमारी जो रेजिस्टिविटी की होती है वो होती है हमारी ओम मीटर, वो हमारी होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों अलग अलग मटेरियल की, बच्चों ये अलग अलग हमारी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, द मेटल एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter। ये कह रहा है कि भाई जो मेरे मेटल्स होते हैं, जो मेरे अलॉय होते हैं, अलॉय क्या होते हैं, जो अलग अलग मेटल से जो उनके मिक्सचर से जो वो बनते हैं। कह रहा है कि जो मेरे मेटल्स होते हैं, अलॉय होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कुछ इस करीब के वो कुछ होती है, मतलब 10 to the power 8 मीटर से लेके 10 to the power minus 6 ओम मीटर के बराबर वो होती है। तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, आसानी से मैं देखने को मेरे को मिल रहा है कि भाई जो मेरा रेजिस्टिविटी है हमारी, ये काफी ज्यादा कम आ रही है किसके केस के अंदर, मेरी मेटल के केस के अंदर और अलॉय के केस के अंदर। ठीक है, मतलब ये क्या चाहेंगे कि मेरे मेटल होंगे, जो मेरे अलॉय होंगे, वो आसानी से खुद से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो करने देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फ्लो करने देंगे, जैसे ही हम उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, भाई मेरा रेजिस्टिविटी वहां पर कम है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। Insulator like rubber, glass have resistivity of the order of 10 to the power 12 to the 10 to the power 17 ohm meter। ठीक है, जो मेरे इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि हमने उसके केस के अंदर देखा बच्चों, मेटल और अलॉय के केस के अंदर, भाई वो हमारा कम होता है, 10 to the power minus 8 से लेकर 10 to the power minus 6 तक होता है। पर जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है हमारी रबर और गिलास की, वो होती है बच्चों हमारी 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 17 ओम मीटर की के बराबर ये हमारी होती है। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे इंसुलेटर है वो कितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा, अगर मेरी रेजिस्टिविटी हाई है तो वो चाहेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर, मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर फ्लो ना करे, वो उसको क्या करेगा, वो उसको करेगा अपोज। बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। कह रही जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, जो मेरा रेजिस्टिविटी होता है मेरी मटेरियल की, वो डिपेंड करेगा, वो वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, वो वेरी करेगा। टेबल 11.2 रिवील दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। कह रहे कि भाई जो मेरी रेजिस्टिविटी होती है बच्चों मेरी अलॉय की, वो मेरी क्या होती है, वो हायर होती है मेरे कंस्टिट्यूएंट मेटल, जो मेरे अलग अलग मेटल से मिलके बने हुए होते हैं। ये टेबल भी हम इसको देख लेते हैं एक बार। टेबल है बच्चों हमारे पास इस तरह से, मेरे को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेरे को अलग अलग कंडक्टर के लिए, अलॉय के लिए और इंसुलेटर के लिए मेरे को दी गई है। और ये मेरे पास मटेरियल है जिसके अंदर मेरे को सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें हमको दी गई है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं कि भाई किस तरह से ये काम करता है।
ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी हमको यहाँ पर दी गई है। तो मेरे को देखने को मिल रहा है जो मेरी रेजिस्टिविटी है बच्चों कंडक्टर के अंदर वो कुछ अराउंड क्या है 10⁻⁻6 के वो अराउंड है। पर मेरे को जो अलॉय है बच्चों उसकी भी जो मेरी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻8 के बराबर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो मेरी अलॉय की जो बच्चों मेरी रेजिस्टिविटी है वो 10⁻6 के बराबर मेरे को देखने को मिल रही है। पर मेरी जो इंसुलेटर है बच्चों उसके केस के अंदर मेरे को देखने को मिल रहा है कि भाई ये मेरी 10⁻10 से ये मेरी रेजिस्टिविटी इसकी बड़ी है। तो भाई सबसे ज्यादा कम रेजिस्टिविटी मेरी क्या है कंडक्टर के अंदर है, और उससे ज्यादा मेरी रेजिस्टिविटी किसके अंदर है अलॉय के अंदर, और सबसे ज्यादा मेरी रेजिस्टिविटी है मेरी इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, तो मतलब जो क्या करेगा जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या चाहेगा कि भाई वो चाहेगा कि भाई तुम इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर वो फ्लो करने नहीं देगा, मतलब उस केस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट काफी ज्यादा छोटा रहेगा। अलॉय डू नॉट ऑक्साइड, कह रहे कि जो मेरे अलॉय होते हैं वो ऑक्साइड नहीं होते, बर्न नहीं होते रेडियली एट द हायर टेम्परेचर फॉर द रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, जो मेरे कह रहे कि जो मेरे अलॉय ऑक्साइड नहीं करते, जलते नहीं है और वो बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर के ऊपर। For this reason, they are commonly used in electrical heating device like electric iron toaster। और इसी तरह से बच्चों ये क्या होते हैं हीट नहीं करते, बर्न नहीं करते, इसी तरह से हम हमारे घरों के अंदर हम इनको यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए, डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, टोस्टर के लिए। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमको ये भी पता है जो मेरे बल्ब होते हैं बच्चों, जो जैसे कि कैमरा बल्ब होते हैं जो हमारे होते हैं जो इग्नाइट करते हैं, जो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर बच्चों जो मेरा फिलामेंट होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है बच्चों हमारा टंगस्टन का फिलामेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वेयर द कॉपर एंड द एल्युमिनियम आर जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। और हमारा जो कॉपर होता है, जो हमारा एल्युमिनियम होता है, उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम यूज करते हैं। जो हमारे घरों के अंदर जो बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जो हमारे वायर के थ्रू आती है वो हमारा बेसिकली किस से बनी होती है, कॉपर और एल्युमिनियम से वो मिलकर और बनी हुई होती है हमारी वायर, और उन्हीं से बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये बच्चों फिगर हमने देख ली थी कि भाई ये टेबल हमने देखी थी, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी हमारी हमको देखने को मिलती है। इसके अंदर बच्चों कंडक्टर की सबसे ज्यादा कम रेजिस्टिविटी है, अलॉय की सबसे ज्यादा है, और इंसुलेटर की सबसे ज्यादा है। You need not memorize this value, you can use this value for solving numerical problem। तो बच्चों इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इन वैल्यूज को, रेजिस्टिविटी की वैल्यू की पर, ठीक है, पर इन वैल्यू को तुम क्या कर सकते हो, इन वैल्यू का तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि भाई हमारा रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे कैसे हमारा ओम्स लॉ होगा, इसके ऊपर एक एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं। तो एग्जांपल करते हैं 11.3 हम करते हैं, कह रहे हैं कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्टेज सोर्स। कह रहे कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जब मैं उसके अंदर मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस मैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कितना 220 वोल्टेज का मैं उसके अंदर पोटेंशियल मैं लगा रहा हूँ। कह रहे थे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। कह रहे कि अगर मेरा जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो है मेरा 1200 ओम, तो मेरा कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो भाई हमको पता ही है V इक्वल टू आई आर है, हमारे पास R की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो वहां से हमारी I की वैल्यू हमको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, V इक्वल टू आई आर हमको पता ही है, हमको वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो भाई हम क्या करेंगे 220 डिवाइडेड बाय 1200 इक्वल टू करंट हमारा वो वहां से आ जाएगा। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, पार्ट नंबर बी हमसे बोल रहा है कि भाई कितना मेरा क्या होगा करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर 220 वोल्टेज के अंदर ही जो मेरा लगा हुआ है पहले सोर्स जो लगा हुआ था, अगर मैं क्या करूंगा इधर रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करके ना करके मैं इलेक्ट्रिक हीटर यूज करूंगा जिसका बच्चों क्या है रेजिस्टेंस मेरा 100 ओम है, तो मेरा उस केस के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा। तो सेम हमको फिर से हमको ओम से लगाना है, V हमको पता है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यार हमको वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्टेज, रेजिस्टेंस हमको दिया गया हुआ 1200 ओम रेजिस्टेंस हमको दिया गया। फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव द करंट I इज इक्वल टू 220। तो भाई इक्वेशन हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा V डिवाइडेड बाय R, जिसकी वैल्यू मेरे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 0.18 एम्पियर के बराबर वो आ जाएगी।
ठीक है। और दूसरे के केसेस के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिकल हीटर उसके अंदर हम डाल रहे थे जिसका रेजिस्टेंस हमारा क्या था, 100 ओम के बराबर था। ठीक है, तो वोल्टेज हमारी 220 वोल्टेज थी, हमारा रेजिस्टेंस था बच्चों 100 ओम के बराबर। ठीक है, तो फिर से हम वो इक्वेशन यूज करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, तो मेरा क्या होगा, V डिवाइडेड बाय आर, ये आ जाएगा मेरा 2.2 एम्पियर के वो बराबर आ जाएगा। नोट द डिफरेंस ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई डिफरेंस कीजिए, नोट कीजिए उनका डिफरेंस, करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, कि भाई मेरे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर मेरा करंट कितना आ रहा है और इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर मेरा कितना करंट आ रहा है, जिसके अंदर बच्चों हमने सेम वोल्टेज उसके अंदर अप्लाई किया है, 220 वोल्टेज उसके अंदर हमने सेम वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों मेरे पास करंट आ जाएगा मेरे हीटर के लिए, इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए, तो जो कि आ रहा है मेरा 2.2 एम्पियर के बराबर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोई एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल हमको बता रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कह रहे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों मेरे टर्मिनल का और मेरे इलेक्ट्रिकल हीटर का, वो मेरा क्या है, 60 वोल्ट के बराबर हम इसको मान लेते हैं। ये हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। When it draw a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो कह रहे कि भाई मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था, मेरे पास 60 वोल्ट के बराबर था, और उसके अंदर जो हमको देखने को मिल रहा था, उसके अंदर हमको देखने को मिल रहा था, वो हमको करंट देखने को मिल रहा था 4 एम्पियर। ठीक है, सर्किट तुम हमारा खुद इमेजिन कर सकते हो, अपने माइंड के अंदर तुम इमेजिन कर सकते हो कि भाई मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मेरा एक सेल, मेरा बैटरी लगा हुआ है 60 वोल्ट का, और उसके अंदर से 4 एम्पियर का करंट लग रहा है। तो मुझे पता है कि भाई V इक्वल्स टू आई आर मेरा बराबर होता है। इससे हम क्या करेंगे, इसकी मदद से, ये आधा पार्ट जो हमने देखा, ये आधे पार्ट की मदद से हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर कितना हमारा रेजिस्टेंस है, उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है, V बाय आई हम करेंगे, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 4 मैं करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट के अंदर। रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा बच्चों, जो कि आएगा मेरा V बाय आई, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 15 के बराबर आ जाएगा, 15 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 15 ओम के बराबर आ जाएगा। और हमसे बोल रहे हैं कि भाई हम अब क्या कर रहे हैं, हम हमारे बैटरी को रिप्लेस कर रहे हैं, कितने वोल्टेज बैटरी से, 120 वोल्टेज से हम चेंज कर रहे हैं। तो भाई हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर, हमको पता है वोल्ट, हमको क्या करना है, हमको बताना है करंट, हमको बताना है। तो भाई वोल्टेज हमको पता है, वोल्टेज हमने क्या की, V इक्वल्स टू आई आर हमको पता है कि वो वोल्टेज हमने कर दी 120, आई हम मान लेते हैं, आई डैश में इसको लिख देता हूं, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा है 15 ओम के बराबर। तो आई डैश मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा 120 वोल्टेज के बाद मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 120 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये होता है बच्चों मेरा 5 3 जा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 5 2 4, तो ये मेरा 8 के बराबर आ जाएगा, मतलब मेरा आई डैश जो आ जाएगा मेरा 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहां से देखने को मिल रहा है कि भाई जो मेरा क्या हो रहा है, मैं मेरे वोल्टेज को, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, मैं डबल कर रहा हूं, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा करंट भी हमको देखने को मिल रहा है कि मेरा करंट भी मेरा डबल हो रहा है। ठीक है, तो बस हमको आसान से बच्चों एक क्वेश्चन है, तो बस तुमको क्या करना है, बस ओम्स लॉ तुमको इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। भाई हमको क्या दिया गया था, हमें दिया गया था पोटेंशियल डिफरेंस, हमको दिया गया था 60 वोल्ट के बराबर, करंट हमको बोला गया था कि भाई करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है 4 एम्पियर के बराबर ही करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ओम्स लॉ हमको पता ही है कि V इक्वल्स टू आई आर, आर हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, हमारे उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर के बराबर आएगा, 15 ओम ये आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, 60 वोल्ट से 120 वोल्टेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास करंट आ जाएगा कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उस केस के अंदर। ठीक है, तो वोल्टेज हमको दी गई थी 120 वोल्ट डिवाइड बाय 15, वहां से मेरा आ जाएगा 8 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब द करंट थ्रू द हीटर बिकम 8 एम्पियर, तो मतलब मैं बोलूंगा जो मेरा करंट है बच्चों हीटर के अंदर, वो मेरा 8 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आसान से बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इनमें तुमको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं, ये है हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर, ये हमारा एग्जांपल है। कह रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। ठीक है, कह रहे कि भाई जो मेरा रेजिस्टेंस है बच्चों, मेरा जो मेटल वायर का जिसका लेंथ है बच्चों 1 ओम है, वो है बच्चों उसका 26 ओम के वो बराबर है।
एट 20 डिग्री सेल्सियस की ये बात करें कि भाई मेरा टेम्परेचर है मेरा 20 डिग्री सेल्सियस, और कह रहे हैं कि ये द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। हमको बोला गया कि भाई मेरा डायमीटर जो है बच्चों मेरा मेटल का, जैसे कि अगर मैं ये मेटल को मैं मान लेता हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा वायर को मैं ये मान रहा हूँ, मेरा कंडक्टिंग वायर में इसको मान रहा हूँ, और इसके कह रहे हैं कि भाई मेरा लेंथ कितना है 1 मीटर के बराबर है, मैंने इसके अंदर ये इसको डिनोट कर दिया इस तरह से। और ये हमको बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर होगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है। ये जो लेंथ है बच्चों मेरे पास, ये क्या है 0.33 mm के वो बराबर है, 0.33 mm के ये बराबर है। हमको बोले कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, तो भाई मेरा कितना रेजिस्टिविटी होगा इस टेम्परेचर पे, ये हमसे बोल रहा है कि मेरी रेजिस्टिविटी क्या होगी मेरी मेटल की इस टेम्परेचर पे, यूजिंग द टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। और ये कह रहे हैं कि भाई इसको करने के बाद क्या करना है, हमको बताना है कि भाई ये कौन सा मटेरियल हमारा ये है। तो भाई हमने पहले अभी जस्ट देखा था कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मेरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, रो के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, एल के ऊपर और ए के ऊपर, ठीक है। जिसके अंदर मुझे पता है भाई मेरा रेजिस्टेंस हमको दिया गया है कितना, रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 26 ओम, रो की वैल्यू हमको निकालनी है, रो की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टिविटी ही हमको निकालनी है। और हमको पता है भाई मेरा लेंथ क्या दिया गया है 1 मीटर के बराबर दिया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको करना पड़ेगा पाई d²/4 हमको करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर मैं d की जो वैल्यू रखूंगा वो रखूंगा मैं 0.3 में वैल्यू रख दूंगा यहाँ, ठीक है। यहां से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एरिया ये मेरा हो जाएगा, एरिया की वैल्यू आ गई मेरे पास, आर की वैल्यू है, आर है बच्चों मेरा 26 ओम, एल की वैल्यू हमारे पास है 1 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 26 ओम, रो की वैल्यू हमको निकालनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, लेंथ हमको हमारे पास क्या है 1 मीटर के बराबर, एरिया हमारा क्या है πd²/4, और डायमीटर की वैल्यू हमको दी गई है 0.3 mm। तो ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको रो की वैल्यू ही हमको आसानी से हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी आर गिवन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर, तो भाई हमको रेजिस्टेंस तो हमको दिया गया है हमारे, जिसका हमको 26 ओम हमको दिया गया, डायमीटर भी हमको दिया गया है जो कि होगा बच्चों मेरे 3 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर होगा, एंड द लेंथ एल ऑफ द वायर हमको लेंथ भी हमको दिया गया। तो इक्वेशन से बच्चों मेरे को पता है द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल वायर इज, ठीक है। हमको पता है रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं आर इज रो एल बाई ए हम लिखते हैं, तो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ आर ए डिवाइडेड बाई एल में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू इन दिस गिव्स रो इज इक्वल टू 1.84 10⁻⁶ ओम मीटर। तो मेरा जो बच्चों रेजिस्टिविटी होगा वो मेरा बराबर आ जाएगा 1.84 10⁻⁶ ओम मीटर के बराबर आ जाएगा। The resistivity of the material 20 degree Celsius is 1.84 10⁻⁶ ohm. From the table 11.2 we can see that the resistivity is magnesium. भाई जो हमारी जो टेबल थी हमारी, हमको वहां से देखने को मिलेगा कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि भाई कंडक्टर के केस के अंदर, इंसुलेटर के केस के अंदर, अलॉय के केस के अंदर हमारी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है हमारे मटेरियल की। तो हमको देखने को मिलेगा भाई जो रेजिस्टिविटी आएगी ये मैग्नीशियम के रेंज के अंदर ही आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरा ये मटेरियल क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम एक और देख लेते हैं। इसके अंदर बच्चों हमको क्या बोला गया कि कह रहे कि वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल, एक वायर है बच्चों हमारे हमको दिया गया है जिसका लेंथ एल हमको दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया गया है ए, एंड resistance of 4 ampere, what will be the resistance of the another wire of the same material having the same length L/2 and area of cross section 2 ampere। कह रहे कि भाई हमारे पास जो वायर है उसका लेंथ हमको दिया गया L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है इसका A, और रेजिस्टेंस हमको बोला गया कि भाई 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो हमसे बोल रहे कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, तो भाई मेरे दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम मटेरियल का, पर उसका लेंथ क्या है मेरा L/2 है और एरिया क्या है, एरिया हमारा 2A के बराबर है। तो भाई R इज रो L बाई ए हम करेंगे, तो मैं क्या करूंगा R2 में लिखूंगा, जैसे कि मैं क्या करूंगा R में लिखूंगा रो L बाई ए, दूसरे केस के अंदर मैं क्या लिखूंगा R2 में, ऐसे मैं R1 बोल देता हूँ या R2 में बोल देता हूँ, ये मेरा क्या होगा रेजिस्टिव तो मेरा सेम होगा क्योंकि मेरा मटेरियल सेम है। तो मटेरियल सेम है तो मेरी बच्चों रेजिस्टिविटी हमेशा सेम ही रहेगी। पर जो मेरा लेंथ क्या हो रहा है यहाँ पर मैं L/2 में यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2A कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है भाई R L/A की वैल्यू हमको पता है वो है मेरी R के बराबर, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा ये R/4 ही मेरा हो जाएगा।
R/4 मेरा ये हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दी गई है 4, मतलब 4/4 ये मेरा 1 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से, कितनी फास्ट वे से हम इसको कर सकते हैं, सीधा ये फॉर्मूला लगा के R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर द फर्स्ट वायर, मैं फर्स्ट वायर के लिए मैं क्या लिख दूंगा, R1 में लिख दूंगा रो L बाई ए में उसको लिख दूंगा, और ये मेरा क्या है 4 ओम के बराबर ये मेरा है। फॉर द सेकंड वायर के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, मेरा क्या हो रहा है, लेंथ हो रहा है मेरा हाफ हो रहा है, और एरिया क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो मैं R2 को मैं लिख दूंगा रो इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रो L/4A के बराबर ये आ जाएगा। और हमको ये पता ही है कि भाई मेरा रो L/A के किया है 4 एम्पियर के बराबर है, तो 4 मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को R2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 ओम के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आसानी से हम इसको ये सोल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी हम कर लेते हैं भाई। प्रॉब्लम करने ही से ही बच्चों हमारा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, बिना प्रॉब्लम के बच्चों अगर तुम थ्योरी ही पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन भी हमको करने आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता ही है कि भाई मेरा रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरा डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर और उसके एरिया के ऊपर वो डिपेंड करता है। ये हमने देखा था एक्टिविटी की मदद से। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो भाई इन चीजों पे ये डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। इस पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे L पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। हमने टेम्परेचर का रिलेशन नहीं देखा है, पर हमारा टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चारों चीजों पे ये हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। और हमको पता है भाई इनका रिलेशन क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई, वो हमारा रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे कि विल करंट फ्लो फ्रॉम इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो कह रहे कि भाई मेरा करंट जो होगा, फ्लो जो करेगा, क्या वो मेरा किसके केस के अंदर मेरा इजीली फ्लो कर जाएगा, क्या मेरा वो थिक वायर के अंदर फ्लो करेगा इजीली, या थिन वायर के अंदर फ्लो करेगा इजीली, अगर हम सेम मटेरियल हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और उसके अंदर हम सेम सोर्स से सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो किसके अंदर, मेरा थिक वायर के केस के अंदर या मेरा थिन वायर के केस के अंदर हमको किसको देखने को मिलेगा, भाई मेरा करंट किसके अंदर फ्लो हो जाएगा आसानी से। तो भाई मुझे पता है आर मेरा क्या होता है, रो L बाई ए हमारा होता है कि अगर मैं क्या करूंगा, मेरे एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरा थिन है वायर तो मेरा क्या कर रहा हूँ, मैं उसका एरिया कम होगा, अगर मैं वायर को थिक कर रहा हूं तो इसका एरिया हो जाएगा, जैसे कि ये मेरा क्या है, ये मैं मान लेता हूं ये मेरा थिन वायर है और एक मेरे पास है थिक वायर इस तरह से, तो मैं इसका बोल रहा हूँ एरिया ए, इसको मैं बोल देता हूँ 2A में बोल देता हूँ। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एरिया क्या है, मेरा रेजिस्टेंस क्या है, एरिया पे क्या हो रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं एरिया को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और हमको ये भी पता है कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, हमको ओम्स लॉ की मदद से हमको देखने को मिलता है कि भाई मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे करंट के। तो मेरा रेजिस्टेंस कम, जैसे ही मेरा कम हो जाएगा एरिया के बढ़ने से, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी तुम इसको देख सकते हो बच्चों। द करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर। कह रहा है कि मुझे मेरा करंट जो फ्लो होगा वो इजिली फ्लो होगा मेरे थिक वायर से, वो फ्लो हो जाए। इट इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्योंकि भाई जो मेरा रेजिस्टेंस होता है जो मेरे कंडक्टर का, वो मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रो L बाई ए वो हमको देखने को मिलता है। If the thicker the wire, less is the resistance। कह रहा है कि अगर मेरा वायर क्या होगा, ज्यादा थिक होगा तो मेरा क्या होगा, उस केस के अंदर मेरा रेजिस्टेंस थिक होगा। तो जैसे कि बच्चों तुम इसको रिलेट कर सकते हो हमारे वाटर करंट से, तुम इसको रिलेट कर सकते हो कि भाई पतली ट्यूब से हमारा क्या होगा, पानी हमारा कम फ्लो होगा, पर मोटी ट्यूब से हमारे पास जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उससे मेरा क्या होगा, वाटर ज्यादा फ्लो होगा। तो तुम उससे रिलेट कर सकते हो, मतलब मेरे वाटर करंट से मेरे वाटर फ्लो से तुम उसको रिलेट कर सकते हो। Hence most easily the current flow। तो अगर मेरा थिक वायर होगा तो मेरा करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन सेम। मान लेते हैं कि भाई मेरा जो रेजिस्टेंस है मेरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बाय अप्लाइंग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू द हाफ ऑफ इट फॉर्मर वैल्यू बट द चेंज इन। कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो मेरा रेजिस्टेंस है बच्चों मेरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वो मैं मान रहा हूँ उसको कांस्टेंट में मान रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर, जैसे कि मेरे पास कोई सर्किट है उसके अंदर मेरा रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूँ, उसके अंदर मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को जो मैं मान रहा हूँ दो पॉइंट के बीच के अंदर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, उसके हाफ वैल्यू से डिक्रीज कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि हमारा चेंज क्या होगा, हमारे करंट के अंदर हमको क्या चेंज देखने को मिलेगा। कह रहा है कि मेरा V क्या है, मेरा मुझे पता है भाई, मेरा ओम्स लॉ में क्या बताता है, V इक्वल्स टू IR हमें बताता है। तो भाई ओम्स लॉ का हम ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो बच्चों इस चीज को देख के बोर मत हो जाना। बस यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इसके ऊपर ही पूरी रिलेट की गई है, इसी से बच्चों हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनी है ओम्स लॉ से। तो हमको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मेरा जो रेजिस्टेंस है मैंने क्या कर दिया, मैंने रेजिस्टेंस को कर दिया फिक्स, तो मेरा R क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये मेरा मान लेते हैं कि मेरा V बाय I मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। V बाय I मेरा कांस्टेंट है, और इसके अंदर भी हमको बोल रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरे वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ हाफ कर रहा हूँ। तो ये हमसे बोल रहा है कि अगर मैं वोल्टेज को मैं हाफ कर दूंगा तो मतलब मुझे पता है कि भाई मेरा वोल्टेज क्या है मेरे आई करंट के बराबर है, तो अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर दूंगा तो मेरा करंट भी हाफ हो जाएगा। यहाँ से देख के मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ V1 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई I2, तो मैं क्या कर रहा हूँ वोल्टेज को मैं हाफ कर रहा हूँ, मतलब V2 को मैं क्या कर रहा हूँ V2 को मैं कर रहा हूँ V1 बाई 2 में कर रहा हूँ। मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ से आ जाएगा I1 आ जाएगा मेरा 2I2 के बराबर आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूं कि I2 मेरा बराबर आ जाएगा I1 बाई 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब मेरा जो पहले का जो करंट था उसके वो हाफ हो जाएगा। मैं यहां से आसानी से मैं ओम्स लॉ की मदद से इसको देख के बता सकता हूं, ठीक है बच्चों। According to the Ohm's law, V is equals to IR, I is equals to V by R. Now the potential difference is decreased to the half. हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर रहे हैं हाफ से, तो मेरा जो न्यू पोटेंशियल हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा V डैश आ जाएगा मेरा V बाय 2 के वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्या इस तरह से बच्चों इसको देख सकते, मतलब मेरा सॉरी V डैश हम क्या कर रहे हैं हमारे पोटेंशियल को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ V बाय 2 की, तो हमसे बोल रहे हैं कि भाई मेरा करंट किस तरह से वो डिपेंड करेगा। तो मेरा रेजिस्टेंस तो मेरा सेम है भाई, हमने सेम माना हुआ है। जो मेरा I डैश क्या हो जाएगा V डैश बाय R, मैं यहाँ पे V डैश की मैं वैल्यू पुट करूंगा V बाय 2, ये आ जाएगा मेरा V बाय R, और हमें पता है कि V बाय R क्या है हमारा I की वैल्यू है, तो मतलब मेरा करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी, हाफ से वो रिड्यूस हो जाएगी। Therefore the amount of the current flow through the electrical component is reduced by half। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इनके अंदर तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन आर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक जो आयरन होते हैं जिसके अंदर हम वायर यूज करते हैं, कॉइल यूज करते हैं, तो वो हमारे अलॉय से क्यों मिलके बने हुए होते हैं रेदर देन द प्योर मेटल से वो क्यों नहीं मिलके बने होते हैं, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, देखते हैं इसका आंसर। कह रहे कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। जो मेरी रेजिस्टिविटी जो मेरी होती है बच्चों अलॉय के अंदर वो काफी ज्यादा हाई होती है प्योर मेटल के केस के अंदर से कंपैरिजन में। ठीक है, मोर ओवर एट द हाई टेम्परेचर द अलॉय डू नॉट मेल्ट रेडियल। और मतलब ये हमको कह रहे हैं कि जो मेरी रेजिस्टिविटी और मेरी अलॉय की जो मेरी रेजिस्टिविटी होती है वो मेरी हायर होती है मेरी प्योर मेटल से, और ये टेम्परेचर पे क्या होते हैं ज्यादा मेल्ट नहीं करते हैं, उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। Hence, the coil of heating appliances such as electric toaster and electric iron are made up of alloy rather than the pure metal। तो इसी तरह से जो बच्चों मेरे जो इलेक्ट्रिकल आयरन होंगे, जो मेरा इलेक्ट्रिकल टोस्टर होंगे, वो मेरे अलॉय से मिलके बने होते हैं, ना कि वो मेरे प्योर मेटल से मिलके वो बने होते हैं। क्योंकि भाई हमारा क्या होता है रेजिस्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। भाई हम अगर यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीटिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज करेंगे, तो भाई हमको क्या चाहिए हीटिंग एप्लीकेशंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर के अंदर हम क्या चाहेंगे भाई मेरा उसके अंदर रेजिस्टेंस आए। क्यों रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, रेजिस्टेंस आने की मदद से वो क्या करेगा, वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर टोस्टर के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों हम अलॉय का हम यूज करते हैं, ना कि प्योर मेटल का हम यूज करते हैं। प्योर मेटल के केस के अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम होते हैं और हमारा उसके अंदर हमको हीटिंग इफेक्ट को देखने को नहीं मिलता।
ठीक है। और ये बच्चों एक हो गया ये वाला रीजन। दूसरा रीजन ये कह रहा है कि भाई हमारा हाई टेम्परेचर पे मेरे अलॉय जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं। ये भी एक दूसरा रीजन भी तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूज द डाटा इन द टेबल। जो बच्चों हमने रजिस्टिविटी की जो टेबल देखी है, हमको ये बोल रहा है कि भाई रजिस्टिविटी की टेबल का यूज करके तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। कि भाई मेरा आयरन अगर मेरा बेटर कंडक्टर है या मरकरी मेरा बेटर कंडक्टर है, ये हमसे पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी हमको बोल रहा है कि विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारा होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। टेबल हम सबसे पहले देखेंगे। भाई मेरा टेबल है इस तरह से। भाई हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि भाई हमको क्या क्या कंपेयर करना है, आयरन और मरकरी के अंदर हमको कंपेयर करना है। तो भाई आयरन कहां पर है, हमारा आयरन है बच्चों हमारा यहाँ पर, जिसकी मेरे को रजिस्टिविटी की वैल्यू हमको दी गई है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -8 के बराबर ये दी गई है। और हमको मरकरी के अंदर हमको दी गई है 94 इंटू 10 टू द पावर -8 हमको दी गई है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं बच्चों इस तरह से, मैं कैपिटल में, सॉरी मैं इसको साइज में बड़ा लिख देता हूं। ये है मेरा 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर हमारा क्या होता है, वो हमारी ऐसा यूनिट होती है। यह है बच्चों मेरा आयरन का केस। और मरकरी के केस के अंदर मेरे को बोला गया कि भाई मेरा रजिस्टिविटी क्या है, 94 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये हमको ये दिया गया। और हमसे क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि भाई विच अमंग द आयरन एंड द मरकरी इज द बेटर कंडक्टर। तो कि मेरा आयरन और मरकरी के अंदर कौन सा बेटर कंडक्टर होगा। बेटर कंडक्टर का मतलब क्या है कि भाई मेरा बेटर कंडक्टर का मतलब ये है कि भाई वो आसानी से जो मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो भाई हमको देखने को मिला जब मेरा मरकरी है, जो मेरा आयरन है बच्चों, वो मेरा 10 की टू द पावर -8 है। मतलब वो मेरा क्या है, इसकी रजिस्टिविटी कम है मेरी किससे, आयरन, मेरी मरकरी से कम है। तो मेरी आयरन की जो रजिस्टिविटी मरकरी से कम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, क्या भी मुझे पता है कि मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए पर डिपेंड करता है। अगर मेरा रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मतलब मरकरी के केस के अंदर मैं बोल सकता हूं कि भाई इसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आयरन के केस के अंदर मैं बोल सकता हूं कि मेरा आयरन क्या होगा, मेरा गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होगा। किसके कंपैरिजन में, मरकरी के कंपैरिजन के अंदर। कि आयरन मेरा क्या है, इसके अंदर मेरा जो होगा वो, इसके अंदर आसानी से मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आयरन का रेजिस्टेंस बच्चों हमको देखने को मिलेगा वो कम होगा मरकरी से, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर आसानी से फ्लो हो जाएगा आयरन के केस के अंदर। ठीक है, ये हम टेबल से हमने इसको देख के बता दिया। पार्ट नंबर बी हमसे बोल रहा है कि विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कह रहे हैं कि इनमें से सबसे, जो हमको टेबल हमको दी गई है, इनमें से सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर हमारा कौन सा है। तो बेस्ट कंडक्टर बच्चों हमारा क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर हमारा होगा जो इसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर मेरा कम होगा तो मतलब मेरी रजिस्टिविटी भी सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए उस केस के अंदर। और हमको देखने को मिल रहा है भाई रजिस्टिविटी मेरी किस केस के अंदर है, वो है मेरी सिल्वर के केस के अंदर, जो कि मेरी बराबर है 1.60 10 टू द पावर -8 ओम मीटर के बराबर है। तो मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरा क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा सिल्वर। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी हमने देख लिया। तो रजिस्टिविटी ऑफ द आयरन हमको दी गई है 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होगी बच्चों ये हमारी। ठीक है, ये सारी ओम मीटर है। रजिस्ट्री ऑफ द मरकरी हमको दी गई है 94 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो भाई रजिस्टिविटी हमारी मरकरी की ज्यादा है, तो भाई मेरा क्या होगा, ये मेरा, मैं बोल दूंगा भाई इसकी कम है रजिस्टिविटी, तो ये मेरा क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होगा इसकी कंपैरिजन में। Resistivity of the mercury is more than of the iron. This implies the iron is the better conductor than the mercury. ठीक है, तो ये मतलब हमसे देखने को मिलेगा भाई रजिस्टिविटी कम है तो मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होगा। It can be observed from the table that the resistivity of the silver is lowest among the listed material. तो वही हमने क्या देखा कि भाई जो हमने टेबल हमने देखी थी उसके अंदर हमने देखने को मिला कि भाई जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर के केस के अंदर सबसे ज्यादा कम रजिस्टिविटी हमको देखने को मिला। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई वो मेरा क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा।
तो बच्चों हम फिर आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर हम कल हम स्टार्ट करेंगे भाई हमारे रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे भाई, हम जब सीरीज की बात करेंगे सर्किट के अंदर, हम सीरीज के अंदर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फिर हम देखेंगे भाई मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से हो जाएगा। फिर अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो उसके हिसाब से मेरा करंट किस तरह से बटेगा, और मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल के केस के अंदर हमारा कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।